ओनली मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं हमारी हीरोइन इवा को, जो अपनी सहेली कैरोलिन के साथ शहर की ऊंची इमारत में एक अपार्टमेंट के लीज पर खड़ी है और वे दोनों वहां पर साथ रह रहे होते हैं। इवा और कैरोलिन एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और खुशी से वहां रहते हैं। उस अपार्टमेंट में इवा का ख्याल रखने के लिए उसका लवर विल अक्सर वहां पर आते जाता रहता है। अब एक दिन सुबह इवा जब उठकर कमरे से बाहर आती है तब किचन में से कोई आवाज आती है, पता नहीं कैसी, और उसको लगता है कि वहां पर कैरोलिन है। लेकिन वहां पर जाते ही वो विल को देखती है, जो बिल्कुल सरप्राइज देने के लिए उसके लिए खाना बना रहा होता है। फिर विल उसको डाइनिंग टेबल पर बैठने को कहकर आंखें बंद करने को कहता है। क्या बात है, आज तो मुझे सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज मिलता जा रहा है। ये सोचकर इवा बड़ी उत्सुकता से अपनी आंखें बंद करके वहां पर बैठी होती है। तब विल उसके सामने 2 खिलौनों को रखता है और वे खिलौने उन्हें उनकी पहली मुलाकात की याद दिलाते हैं और उन्हें देखकर तो इवा बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने की आवाज आती है। फिर वो दोनों चौंकते हुए खिड़की से बाहर देखकर सोचते हैं कि बारिश का मौसम ना होने पर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाहर काफी राख गिरते हुए नजर आती है और जहां देखो वहां राख गिर रही होती है और वे दोनों चौंक कर वहीं देखते रहते हैं कि ये कैसी राख गिर रही है। तभी इवा को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने टीवी में एक खबर सुनी थी कि कोई सितारा धरती को क्रॉस करने वाला है और उससे धरती पर कोई प्राकृतिक बदलाव हो सकता है। फिर वे दोनों मजे लूटते हुए उसको देखते रहते हैं। तभी बाहर से कैरोलिन घर में आ जाती है। तब इवा उससे पूछती है कि बाहर राख की बारिश हो रही है, क्या तुमने उसको देखा? तो कैरोलिन बड़बड़ाती हुई जवाब देती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब इससे दोनों घबरा जाते हैं और वो तुरंत कैरोलिन को लेकर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब उसे हुआ क्या है ये जानने के लिए दोनों बड़े बेताब रहते हैं और हॉस्पिटल में वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर काफी पेशेंट्स आकर एडमिट होने लगते हैं। वहां प्रेग्नेंट लेडीज, छोटे बच्चे, तंदुरुस्त लोग और कमजोर लोग जैसे काफी पेशेंट्स आते हैं। किसी के कान से खून निकल रहा होता है तो किसी के नाक से खून निकल रहा होता है और सभी पेशेंट्स इसी तरह की खतरनाक परेशानियों के साथ वहां पर एडमिट होते हैं। फिर कुछ देर तक ध्यान देने के बाद पता लगता है कि जितने भी अफेक्ट होने वाले लोग हैं वो सारी महिलाएं हैं और तब तुरंत विल इवा के साथ वहां से निकलने लगता है। इवा उससे कहती है कि कैरोलिन को क्या हुआ है ये जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं चलूंगी। फिर विल उसको कहता है कि ये राख जिन भी महिलाओं के ऊपर गिरी है वो सारे उससे अफेक्ट हुए हैं। उस राख में कोई वायरस है जो सिर्फ महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। ये कहकर वो उसको लेके जाता है। अब क्योंकि उस हॉस्पिटल में सभी स्टाफ्स बिजी होते हैं इसलिए ऑफिस रूम में कोई नहीं होता और वे दोनों वहां जाकर शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले डॉक्टर सूट पहन लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब घर पहुंचते ही उन सूट्स को उतारकर वे अच्छी तरह से नहा लेते हैं और पूरे घर में पॉलिथीन शीट्स को लगाकर लेमिनेट कर देते हैं ताकि राख घर के अंदर ना आ पाए। अगले दिन जब इवा जागती है तब विल उसके लिए खाना बना रहा होता है और उसको देखते हुए वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। मैंने सुबह जल्दी उठकर सारी सब्जियां खरीद ली थी और बाहर राख अभी भी गिर रही है, इसलिए उसके रुकने तक तुम्हें यहीं पर सुरक्षित रहना होगा। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है और कॉल अटेंड करते समय वो देखती है कि विल ने उस फोन पर भी एक पॉलिथीन कवर ढक दिया है। उसे हॉस्पिटल से कहा जाता है कि उसकी दोस्त कैरोलिन मर चुकी है। अब ये सुनकर तो इवा बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसको घबराहट भी होने लगती है। फिर वे दोनों मास्क और ग्लव्स पहनकर बिल्कुल सुरक्षित रूप से वहीं रहते हैं। कुछ देर बाद इवा के माँ पापा उसको कॉल करते हैं। वो उसे वीडियो कॉल करते हुए बताते हैं कि वे दोनों वहां पर सुरक्षित हैं और उससे भी कहीं बाहर न जाने के लिए कहते हैं। फिर टीवी न्यूज में बताते हैं कि वो वायरस सिर्फ महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है और पुरुषों को उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पुरुषों से वो वायरस फैल सकता है, इसलिए वे सारी महिलाओं को सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं। अब ऐसे ही चलते चलते लगभग 50 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राख की बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और अभी तक उसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं आई है। अब दुनिया में महिलाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसीलिए उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक फैसला लिया जाता है और ये तय किया जाता है कि दुनिया में जितनी भी महिलाएं जिंदा हैं उन सभी को लेकर एक ही डिलीवरी में ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस दुनिया को फिर से पहले जैसे बनाना सिर्फ महिलाओं के हाथ में है, इसलिए वे सभी महिलाओं को खुद ही इस प्रोजेक्ट में मिलकर उन्हें सहयोग देने के लिए कहते हैं। अब अगर वे इवा को देख लेंगे तो कोई ना कोई बहाना देकर उसको यहाँ से लेके जाएंगे। ये सोचकर विल इवा के लिए बेड के नीचे एक सीक्रेट रूम रेडी करता है ताकि इवा उनसे बच सके और ऐसे ही चलते काफी दिन बीत जाते हैं और इवा को घर के अंदर ही रहकर बहुत ही बोर फील होता है। अब वो खिड़की के पास खड़े रहकर बाहर क्या चल रहा है ये देख रही होती है। तभी विल कहता है कि खिड़की के पास मत जाना, इसको मत छूना, उसको मत छूना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, और इस तरह बार बार उसको कहता रहता है। एक दिन विल जब शॉपिंग के लिए गया होता है तब इवा लैपटॉप निकालकर ऑनलाइन कुछ देख रही होती है। तभी उसको एक इन्विटेशन आता है, यानी दुनिया में जो बची हुई महिलाएं हैं वे सभी मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप में इवा भी ज्वाइन कर लेती है। अब वो सोचती है कि अगर ये बात मैंने विल को बता दी तो वो मना कर देगा, इसलिए वो ये सोचती है कि मैं विल को नहीं बताऊंगी। उस ग्रुप में सभी महिलाएं अपनी परेशानियों के बारे में लिखती हैं और उनको पढ़कर इवा को एक बात पता चलती है कि उसके पापा जिस शहर में रहते हैं
वहाँ एक बड़ा दंगा चल रहा है और वहाँ पुलिस काफी हल्ला मचा रहे होते हैं। फिर वो अपने पापा से बात करने के लिए अपना मोबाइल ढूंढती है, लेकिन उसका मोबाइल कहीं नहीं दिखाई देता। तब वो विल से जाकर पूछती है कि उसका मोबाइल कहाँ पर है। तो विल कहता है कि अब से तुम किसी से फोन में बात नहीं करोगी, क्योंकि फोन में तुम्हारी आवाज को ट्रेस करके वे लोग यहाँ पर आकर तुमको ले जा सकते हैं, और इसलिए कुछ दिनों तक तुम किसी से भी बातें मत करो। और अब ऐसे चलते फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और एक ही जगह पर बैठे रहने से इवा काफी डिप्रेशन में चली जाती है। उसी समय टीवी में बताते हैं कि जिस लैब में सारी महिलाओं को रखा गया था, उस लैब में बॉम्ब फेंककर उसको बर्बाद कर दिया गया है। और ये सुनकर दोनों को और भी ज्यादा घबराहट होने लगती है और अब महिलाओं को जबरदस्ती ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने खोज शुरू कर दी है। अब दूसरी तरफ महिलाओं की संख्या कम होने के कारण कुछ बदतमीज लड़के भी महिलाओं को ढूंढने लगते हैं और ये सब चलते 1 साल बीत जाता है और विल सुरक्षा के लिए बंदूक खरीद कर रखता है। साथ ही वो वायरस से अफेक्ट हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए वो एक मेडिकल किट भी लेके आता है। अब इवा घर में खिड़की के पास खड़ी रहती है और विल के घर में आते ही हमेशा की तरह वो अपने सेफ्टी ड्रेस निकाल कर पहन लेती है। फिर विल नहाकर आता है और दोनों डिनर करने बैठते हैं। अब क्योंकि विल के बाहर जाने से उसके उस वायरस से अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए वो मेडिकल किट निकालकर टेस्ट करने लगता है। वो एक छोटी स्टिक निकालकर उस पर अपनी थूक लगाता है और उसे एक सोल्यूशन में डुबाता है। अगर वो सोल्यूशन नॉर्मल रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सोल्यूशन नीले रंग में बदल जाता है तो इसका मतलब वो अफेक्ट हो चुका है। अब दोनों टेस्ट के रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं। तब कुछ ही देर में वो सोल्यूशन नीले रंग में बदल जाता है और तब विल उससे कहता है कि अब से तुम मुझसे जरा दूरी रहना और मुझे ज्यादा छूना मत और ज्यादा बातें भी मत करना। अब ये सुनकर इवा और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर ऐसे चलते कुछ और महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब इवा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती है, तभी वहाँ सभी चीजें राख से ढकी होती हैं और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बड़ी उदास होकर वहीं खड़ी रहती है। तब काफी दिनों के बाद उस ऑनलाइन लेडीज ग्रुप में कोई मैसेज आता है और इवा बड़ी उत्सुकता से उस ग्रुप को देखती है। तब एक महिला उससे चैटिंग करती है। वो कहती है कि हमारे ग्रुप में से एक लेडी को कल वे जबरदस्ती कहीं लेके गए हैं और मैं भी आज गुड बाय कहने ऑनलाइन आई हूँ। तब इवा घबराते हुए पूछती है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तो वो जवाब में लिखती है कि आज मेरी नाक से खून बहने लगा है, इसलिए मैं भी जल्द ही मर जाऊंगी। फिर वो अपनी फोटो निकालकर उससे शेयर करती है और उस ग्रुप से एग्जिट हो जाती है। फिर इवा उसकी फोटो की प्रिंट लेती है और उसे कमरे में ले जाकर दीवार पे चिपकाती है। उस दीवार पर और भी कई महिलाओं की तस्वीर लगाई गई होती है। असल में उस ग्रुप की सभी महिलाएं एक दूसरे को अपना परिचय दिए बिना ही चैटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि परिचय देने से उनको ट्रेस भी किया जा सकता है। लेकिन जो महिला उस वायरस से अफेक्ट हुई होती है वो अपनी फोटो को शेयर करके उस ग्रुप से एग्जिट हो जाती है। और अब जिस महिला ने इवा से चैट किया था वही उस ग्रुप की आखिरी महिला थी और इस वजह से इवा बड़ी परेशान होने लगती है। और ऐसे चलते काफी दिन बीत जाते हैं। अब इवा ऑनलाइन ग्रुप और फोन के बिना बड़ी डिप्रेशन में चली जाती है। लगभग 400 दिन से इवा इस तरह अकेले में अपना दिन गुजार रही है। तभी एक दिन अचानक इवा के पापा से कॉल आता है और जब विल उस फोन को निकाल कर देखता है तब उसके पापा ने काफी बार उसको कॉल किया होता है और वे समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी है, लेकिन उन्हें कॉल करने से वो फंस भी सकते हैं, इसलिए विल इस बारे में सोचता ही रहता है। तब इवा उससे बहुत विनती करती है और फिर उसकी परिस्थिति को समझते हुए विल इवा के पापा को वीडियो कॉल करता है, लेकिन वो इवा को जवाब में कुछ भी कहने से मना कर देता है और अपनी साइड वाले कैमरे को बंद कर देता है। तब वे देखते हैं कि इवा के पापा के चेहरे पर काफी घाव हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तुमने कैमरा क्यों बंद करके रखा हुआ है? मुझे नहीं पता कि तुम अब जिंदा भी हो कि नहीं, लेकिन प्लीज तुम सुरक्षित रहो। मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। आज कुछ लोग आकर मुझको पीटने लगे और तुम्हारी माँ को उठाकर ले गए और मुझे नहीं पता कि वे सब तुम्हारी माँ को कहाँ लेके गए हैं, लेकिन उन सभी के पास बंदूक थे और मैंने तुम्हारी माँ को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। अब ये सब सुनकर इवा बड़ी हैरान हो जाती है और अपनी उदासीनता को काबू में नहीं रख पाती और बोलना शुरू कर देती है। अब इससे विल घबराकर जल्दी से फोन काट देता है। तब इवा पागलों की तरह व्यवहार करती है और विल से फोन देने के लिए विनती करने लगती है। विल इसको समझाता है कि ये कोई सिक्योर लाइन नहीं है, अगर उन्होंने तुम्हारी आवाज को सुन लिया तो अगले 15 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे और तुम्हारे माँ के साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा, और इसलिए तुम चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन मैं ये फोन तुमको नहीं देने वाला। ये सुनकर इवा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इससे चिल्लाते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो मेरे पापा से बात करने के लिए मुझे मना करने वाले, और ये कहकर उसको बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। तब वो उसको समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर वो रोते हुए बड़े गुस्से से कहती है कि ये तो जेल है, मैं लगभग 1 साल से इस जेल में रह रही हूँ और अब तुम भी मेरे पास नहीं आते हो। मैं यहाँ अकेले एक कैदी की तरह रह रही हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मुझे बाहर जाना है और सूरज की रोशनी को देखना है और बाहर की हवा में चैन की सांस लेनी है। तब विल सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो इसका गुस्सा बढ़ते ही चला जाएगा, इसलिए वो कहता है कि मैं जरा बाहर होकर आता हूँ, और ये सोचकर वो अपनी सेफ्टी ड्रेस पहनकर बाहर चला जाता है।
तब बाहर राख की बारिश हो रही होती है और इस समय बाहर जाना ठीक नहीं होगा ये समझकर वो फिर से घर के अंदर चला जाता है। लेकिन तब घर में ईवा नहीं होती और वो उसको वहाँ पर ढूंढता रहता है और वहाँ उसको ढूंढते समय वो ईवा को देख लेता है जो अपनी सेफ्टी ड्रेस पहनकर उस अपार्टमेंट की छत पर खड़ी है। वो 1 साल के बाद बाहरी दुनिया को देख रही होती है और कुछ देर तक उसका आनंद उठाते हुए देखती रहती है और फिर वो अपने चेहरे पर से मास्क को निकालने जा रही होती है। उसी समय तुरंत विल भागकर आकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आने से पहले वो मास्क को निकाल देती है और फिर उस हवा को महसूस करते हुए वो वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन उसको ऐसे देखकर विल सोचता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता और टूटकर रो पड़ता है। और तब ईवा का ध्यान विल की तरफ जाता है और वो समझ लेती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। विल की अब तक की सारी कोशिशें बेकार हो गई है। ये सोचकर ईवा को बहुत ही बुरा लगता है। फिर दोनों घर चले जाते हैं और ईवा अफेक्ट हो चुके हैं ये सोचकर विल सोफे पर बैठकर रो रहा होता है और ईवा अपनी सेफ्टी ड्रेस को उतार कर नहाने जाती है और नहाते समय उसके शरीर में से पेंट की तरह राख से मिला हुआ कुछ पानी निकलता है। फिर नहाकर बाहर आते ही वो सोफे में बैठकर उस मेडिकल किट को निकालती है और वो अफेक्ट हुई है या नहीं ये जानने के लिए उस स्टिक में अपना थूक लगाती है और फिर एक सोल्यूशन में डाल देती है। तभी अचानक से बाहर से सायरन की आवाज आती है और पुलिस के अंदर आने से पहले वो तुरंत बेड के नीचे तैयार किए गए रूम में चली जाती है। फिर कुछ पुलिस वाले घर में आकर वहाँ तलाशी लेने लगते हैं और विल से पूछताछ भी करते हैं। अब दूसरी तरफ एक पुलिस उस बेड को ठोक ठोक कर चेक करता है। अब कहीं ये लोग पकड़ने ले इस डर को मन में रखते हुए वो उनके सवालों का जवाब दे रहा होता है। पुलिस कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसे सवाल करती है कि ये अपार्टमेंट तो लड़कियों के नाम पर है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है कि वो मेरी लवर का नाम है, वो उसके पापा के घर गई है और दूसरी लड़की उसकी दोस्त है जो वायरस से अफेक्ट होने पर मर चुकी है। तब वे पूछते हैं कि फिर इस घर में पॉलिथीन शीट क्यों लगाई हुई है? तो वो बड़ी चालाकी से जवाब देता है कि अगर वो यहाँ लौट कर आएगी तो सुरक्षित रह सकती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वे पूछते हैं कि यहाँ दीवार पर लगी हुई सारी तस्वीरें किसकी हैं? वो जवाब देता है कि उन सभी महिलाओं को मेरी लवर जानती है, लेकिन उनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं है। तब एक पुलिस उससे अकेले में जाकर कहता है कि अब बचे हुए समय में तुम उसके साथ खुशी से रहो, क्योंकि जो अफेक्ट हो चुके हैं उन्हें हम लेकर नहीं जाएंगे। और ये कहकर वो सोल्यूशन की तरफ देखता है और तब विल का ध्यान उस सोल्यूशन पर जाता है और देखता है कि वो सोल्यूशन नीले रंग में बदल गया है। अब उसको देखकर वो बहुत ही दुखी होता है और सोचता है कि अब युवा कुछ ही दिनों तक जिंदा रह सकती है और इसलिए उसको खुश करने के लिए वो उस जगह पर ले जाने का फैसला करता है जहाँ पर वो कई दिनों से जाने के सपने देख रही थी। और वो जगह शहर का एक वाटरफॉल है। फिर दोनों जरूरी चीजों को पैक करके वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। अब ईवा एक लड़की की तरह दिखने के लिए अपने सर पर मॉन्की कैप पहनती है और लड़की की तरह वेशभूषा पहनती है। फिर हर चीज को पैक करते समय उससे जुड़ी हुई यादों के बारे में सोचते हुए वो उसको अंदर रखती है और साथ ही वो अपना कैमरा भी रख लेती है। फिर दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं और देखते हैं कि वो शहर एक शमशान में बदल रहा है। तब उन्हें पुलिस अनाउंसमेंट सुनाई देता है और वे कहते हैं कि आज कोई भी बाहर मत निकलना और विशेषकर महिलाएं तुरंत पास वाले सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। फिर विल एक पास वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ी रोक देता है और वो ईवा से कहता है कि अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम बिल्कुल कुछ भी जवाब मत देना। और विल के वहां से जाते ही वो आईने में खुद को देखती है और वो पुरुष वाले रूप में खुद की एक तस्वीर ले लेती है। फिर वो भी गाड़ी से उतरकर दुकान में चली जाती है। वे जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तब उस दुकान का एक आदमी उनको बड़ी अजीब तरीके से देखता है और वो जब कोई लेडीज की चीज देख रही होती है तब वो आदमी पीछे से आकर उसकी टोपी उतार देता है। फिर वो एक महिला है ये पता चलता ही वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। तब तुरंत विल वहां आकर उस आदमी को बंदूक दिखाकर धमकाते हुए उसको जमीन पर लेटने को कहता है। फिर वो उसको कुछ पैसे देकर पूछता है कि क्या यहाँ कोई और मौजूद है? तो वो कहता है कि यहाँ का मालिक मैं हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वे दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये लड़की इतने दिनों तक इतनी सुरक्षित कैसे रही? ये सोचकर वो आदमी बिल्कुल हैरान होकर उसको देखता है। अब कुछ देर बाद अंधेरा हो जाने से अब आगे सफर नहीं कर सकते, ये सोचकर वो उस रात एक होटल में ठहरने का फैसला करते हैं और एक होटल के पास में गाड़ी रोककर विल उतरकर बाहर जाता है और ईवा वहां उसका इंतजार कर रही होती है। तब उसकी गाड़ी की खिड़की को कोई ठोकता है और जब वो मुड़कर देखती है तो वहां पर एक किन्नर खड़ी होती है और वो ईवा को आदमी समझकर उससे बातें करने लगती है। तब ईवा को समझ नहीं आता कि अब उसको क्या करना है और वो बंदूक उठाने की कोशिश करती है। फिर उसको देखकर किन्नर समझ लेती है और वहां से चली जाती है। फिर वो एक बाप बेटे को आते हुए देखकर उनके पास जाकर बातें करने लगती है। तभी वहां विल वापस आकर ईवा को होटल के कमरे में लेके जाता है और उस रात वहीं पर रुक जाते हैं। फिर नहाते समय वो वॉश बेसिन के पास जमी हुई राख को देखती है और वो बिना किसी डर के उस राख को अपनी उंगली में लेकर अपने चेहरे पर लगाती है और आईने में देखकर हंसती हुई सोचती है कि इसी के लिए मैं इतने दिनों तक एक जेल की जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब मुझे उससे छुटकारा मिल गया है। ये सोचकर वो खुशी से हंसती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो दोनों तैयार होकर एक पास वाले होटल में खाने जाते हैं। तभी वहां का वेटर उनको शक की नजर से देखने लगता है, लेकिन उनका ऑर्डर सुनकर वो खाना लाने के लिए वहां से चला जाता है। तब ईवा एक मैप निकालकर टेबल पर रखती है और वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए उन्हें जिस रास्ते से जाना है वो उसको देख रही होती है।
तब उस होटल के टीवी में न्यूज चल रही होती है और उसमें कहा जाता है कि अगर कोई बची हुई महिलाओं को लेकर गवर्नमेंट के हाथों सौंपता है तो उसको इनाम के तौर पर $2 मिलियन दिए जाएंगे और साथ ही नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आर्टिफिशियल तरीके से बच्चों को पैदा किया जा सकता है। इस पर रिसर्च चल रही होती है। ये सब सुनकर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक विल देखता है कि ईवा के कानों से भी खून आ रहा है और अब यहाँ रहना सही नहीं है। ये समझते हुए वे दोनों तुरंत वहाँ से भाग चलते हैं। फिर जल्दी में वो उस मैप को वहीं टेबल पर छोड़ देते हैं। उस समय आर्थर और कैसी नाम के 2 इंसान वहाँ खाने आते हैं। कैसी आर्थर का बेटा होता है और विल और ईवा को इस तरह जल्दी में बाहर जाते हुए देख लेते हैं। फिर उस टेबल पर रखी हुई मैप को भी देखते हैं। ईवा और विल गाड़ी चलाकर एक जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तब ईवा के कानों में से खून बहते रहता है, इसलिए विल उसको दिलासा देते हुए कुछ बातें करता है, लेकिन उससे ये सब सहा नहीं जाता। वो गुस्से में उस गाड़ी को रोकने को कहती है और वो गाड़ी से उतरकर चुपके से किसी पेड़ के पीछे जाकर जोर से रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो खुद को हिम्मत देते हुए शांत हो जाती है। फिर वो खुद कार चलाने लगती है। अब वे उस वाटरफॉल के एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं और वहीं पर गाड़ी रोककर अपना सामान लेकर वे जंगल के रास्ते से कुछ दूर चलने लगते हैं। वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है। फिर वे टेंट लगाकर वहीं पर रात गुजारने का सोचते हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही दोनों इस टेंट को निकालने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने पर उन्हें वहाँ एक नदी दिखती है और वे दोनों उस नदी के किनारे में बैठकर कुछ देर तक खुशी से बातें करते हैं। तभी विल अपनी बंदूक ईवा के हाथ में देकर उसे सही निशाना लगाकर शूट करने की चुनौती देता है। फिर वे शूटिंग करके खेलने लगते हैं। इस तरह वे सभी बातों को भूलकर कुछ देर तक खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। उसी समय वे जिस मैप को होटल में छोड़कर आए थे, उसी मैप की मदद से वे कहाँ गए हैं ये जानकर आर्थर और कैसी उनका पीछा करते हुए उस जंगल में आते हैं और एक जगह पर वो विल की गाड़ी को देख लेते हैं और वे भी अपना लगेज उतारकर उसी रास्ते से चलने लगते हैं। उनके पास 8x स्कोप वाली एक स्नाइपर गन होती है। अब आगे बढ़ने से पहले कैसी गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है और फिर अंधेरा होने लगता है और दोनों एक टेंट में सो रहे होते हैं। तब ईवा को बहुत प्यास लगने लगती है और विल को जगाए बिना वो खुद नदी के पास जाने का सोचती है। बाहर काफी अंधेरा होता है। तब विल जाकर देखता है कि ईवा वहाँ नहीं है और वो तुरंत टेंट से बाहर आता है। तभी उसके सामने आर्थर और कैसी अपनी बंदूक के साथ खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसे पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ पर है। तभी ईवा नदी से पानी भरकर नहा रही होती है और विल यहाँ से चिल्लाकर उसे वापस आने से मना कर देता है। उसकी आवाज को सुनकर ईवा समझ जाती है कि वहाँ जरूर कोई गड़बड़ी हुई है और वो धीरे से चलकर एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर देखती है। तब उन्होंने विल को एक पेड़ के साथ बांध रखा होता है और उसको बंदूक दिखाकर वो धमका रहे होते हैं। अब क्योंकि विल कोई जवाब नहीं देता, इसलिए आर्थर और कैसी दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर ईवा को ढूंढने लगते हैं और उनको देखकर ईवा भागने लगती है। लेकिन तब तक आर्थर उसको देख लेता है। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ईवा भागकर एक बड़े पत्थर के बीच में छिप जाती है और आर्थर उसे यहाँ वहाँ ढूंढकर चल रहा होता है। तभी अचानक ईवा बेहोश होकर गिर जाती है। अब वैसे भी ईवा विल के पास आने ही वाली होती है। ये सोचकर आर्थर और कैसी वहीं आग लगाकर बैठे होते हैं। फिर वे दोनों बारी बारी में वहां पर नजर रखते हैं। पहले कैसी सोने जाता है और आर्थर वहां पर नजर रखता है। फिर कैसी को जगाकर वो खुद सोने चला जाता है और कैसी विल पर नजर रखता है। अब कुछ देर बाद ईवा दूर से उनकी तरफ आने लगती है और कैसी अपनी नजर हटाए बिना उसको देखते रहता है। ईवा बड़ी शांति से चलकर कैसी के पास में आती है और प्यार से उसके चेहरे पर उसका हाथ फेरती है और उसको देखकर कैसी को खुशी के आंसू आने लगते हैं और वो उसको देखते रहता है। तभी अचानक ईवा उसको जोर से एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो विल को रस्सियों से मुक्त कर देती है और वो दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और भागने से पहले विल आर्थर पर गोली चलाकर उसको मार देता है। अब ईवा की तबीयत खराब होने लगती है और वे दोनों धीरे धीरे चलकर जाते हैं। अब आखिर में ईवा जिस वाटरफॉल को देखना चाहती थी उस वाटरफॉल की जगह पर पहुंच जाते हैं। ईवा को वायरस से अफेक्ट हुए 5 दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब वो किसी भी समय मर सकती है। ये सोचकर वो दोनों उस वाटरफॉल के पास में बैठकर अपने आखिरी पलों की खुशी के साथ एक दूसरे के लिए अपना सच्चा प्यार दिखाकर बैठे होते हैं और अंत में विल अपने कैमरे में दोनों की तस्वीर लेता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।